हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, हमने हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर का नाम क्या था? द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, जिसका हमने फर्स्ट वीडियो बना लिया था। और फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रगल बिफोर 1857 और कुछ कॉजेज़ पढ़े थे 1857 स्ट्रगल के। कौन से कॉजेज़ थे हमने थोड़े जान लेते हैं। चलिए, इकोनॉमिक कॉजेज़ थे, पॉलिटिकल कॉजेज़ थे, इमीडिएट कॉजेज़ थे, राइट। तो ये सब कॉजेज़ हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिए थे। तो जिन्होंने भी हमारी फर्स्ट वीडियो देखी नहीं है, उनके लिए बता दूं, मैंने फर्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ध्यान देते हैं। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो आगे अभी हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उस टॉपिक का नाम क्या है? स्कोप ऑफ द स्ट्रगल। मतलब स्ट्रगल जो स्टार्ट हुआ था उसका स्कोप क्या था, मोटिव क्या था। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द सिपॉइज इंक्रीज विद द कैप्चर ऑफ दिल्ली। जैसे कि आपको पता है, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि जो सिपॉइज थे वो लोग मार्च करते हुए कहाँ पे गए थे? दिल्ली में। तो इसी वजह से जो सिपॉइज थे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बन चुका था, क्योंकि वो लोग कहाँ पे गए थे? मार्च करते हुए दिल्ली गए थे, इसीलिए उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है पूरा बढ़ चुका था। आगे देख लेते हैं। इट ऑल्सो गेव इंस्पिरेशन टू अदर सोल्जर्स। अब देखिए, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ चुका और वो एक चीज़ में सक्सेसफुल हो गए, तो इसी वजह से अदर सोल्जर्स जो थे उनको भी क्या मिला? उनको भी इंस्पिरेशन मिला। द रिवॉल्ट सून स्प्रेड इन नॉर्थ इंडिया। फिर जो रिवॉल्ट जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ पे स्प्रेड हुआ गया था? नॉर्थ इंडिया में। द इंडियन सोल्जर्स रिवॉल्टेड इन कंटेनमेंट्स फ्रॉम बिहार टू राजपूतानास। क्या बताया गया है? जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट किया था। कहाँ से? कंटेनमेंट। कंटेनमेंट मतलब मैंने आपको बता दिया था क्या होता है? मिलिट्री कैंप। तो ये मिलिट्री कैंप कौन से? बिहार टू राजपूतानास के बीच में जितने भी मिलिट्री कैंप्स थे, कंटेनमेंट्स थे, वहाँ पे उन्होंने रिवॉल्ट जो है स्टार्ट कर दिया था। आगे देख लेते हैं। द रिवॉल्ट स्प्रेड इन लखनऊ। फिर आगे कहाँ कहाँ पे बढ़ा देखते हैं। रिवॉल्ट स्प्रेड इन लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली, झांसी। इन सारी जगहों पे ये रिवॉल्ट जो है वो स्प्रेड हो चुका था। लेटर इट स्प्रेड टू साउथ इंडिया। अभी नॉर्थ इंडिया के बाद वो कहाँ पे स्प्रेड हो चुका था? साउथ इंडिया में। ओके, समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे देखते हैं। इन द रिवॉल्ट छत्रपति प्रताप सिंह ऑफ सातारा। इसी रिवॉल्ट में छत्रपति प्रताप सिंह जो थे सातारा के, एंड हीज ऑफिसर्स, और उनके जो ऑफिसर्स थे जो उनके साथ थे, कौन से ऑफिसर्स? मैं आपको नाम सुनाता हूँ गाइस, सुनिएगा। रंगो बापूजी, चीमा साहेब ऑफ कोल्हापुर, बाला साहेब भावे ऑफ नरगढ़, भागोजी नायक ऑफ अहमदनगर वेर इन द फ्रंट फुट। ये सब जो लोग थे ये कहाँ पे थे? ये फ्रंट फुट पे, मतलब उनकी मदद करने के लिए एकदम आगे खड़े थे। मतलब ये बहुत ही क्या कर रहे थे? स्ट्रगल कर रहे थे। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। रॉयल क्वींस ऑफ पेथ। यहाँ पे मेल्स ही नहीं गाइस, फीमेल जो लीडर्स थी वो भी आगे बढ़ के आई थी। देख लेते हैं उनके बारे में क्या बताया गया है। रॉयल क्वींस ऑफ पेथ, सुरगाना फ्रॉम नासिक। ये नाम है गाइस, सुरगाना एक नाम है, तो ये लेडी का नाम है, फ्रॉम नासिक डिस्ट्रिक्ट, ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द स्ट्रगल। और उन्होंने भी इस स्ट्रगल में जो है पार्टिसिपेट किया था। इन 1857 अंडर द लीडरशिप ऑफ कजार सिंह जो है उनकी लीडरशिप के अंडर द भील रिवॉल्टेड। द भील्स रिवॉल्टेड। भील क्या है गाइस? भील्स जो है वो एक कैटेगरी है, मतलब एक बोल सकते हैं हम लोग एक जात बोलते हैं ना, एक जात। तो भील्स लोग की जो जात थी वो भी उस चीज़ में जो है, मतलब विद्रोह में, रिवॉल्ट में जो है वो पार्टिसिपेट किया था। किसके लीडरशिप के अंडर? कजार सिंह के लीडरशिप के अंदर। वेर एज शंकर शाह लीड द रिवॉल्ट इन सातपुरा। शंकर शाह जो थे उन्होंने रिवॉल्ट जो था उसको लीड किया था। कहाँ पे लीड किया था ये रिवॉल्ट? सातपुरा में, सातपुरा रीजन में। 400 फीमेल भील्स पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट ऑफ खंदेश। और 400 फीमेल भील्स जो थी, भील कैटेगरी के जो लोग थे, फीमेल्स थी, उन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया था। किसमें? खंदेश में जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें। ओके गाइस, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। लीडरशिप ऑफ द स्ट्रगल। अभी किस तरह से स्ट्रगल का भी लीडरशिप हुआ था, मतलब लीडरशिप का भी स्ट्रगल हुआ था, किस तरह से। ओके, तो देख लेते हैं आगे एक्सप्लेनेशन पार्ट में क्या दिया गया है। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी सीए आफ्टर द वीकनिंग ऑफ मुगल एम्पायर। देखिए 18th सेंचुरी सीए में क्या हो गया था? मुगल एम्पायर जो था वो वीक हो चुका था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कहाँ पे जा चुके थे? दिल्ली में जा चुके थे, मार्च किया था उन्होंने, राइट। अटैकर्स लाइक नदीर शाह, अटैकर्स इन्वेडर्स, इन्वेडर्स मतलब क्या होता है गाइस? अपना इन्वेडर्स मतलब होता है अटैकर्स। ओके, मतलब इन्वेडर्स किसको बोला जाता है? जो पर्सन अटैक करता है। तो इन्वेडर्स लाइक, इसको हम लोग बोल सकते हैं अटैकर्स लाइक नदीर शाह अंडरस्टूड, नदीर शाह अब्दाली अटैक्ड इंडिया। इन दोनों ने क्या किया था? नदीर शाह और अब्दाली ने क्या किया था? अटैक किया था। कहाँ पे? इंडिया में। द मराठास अंडरस्टूड दैट मुगल एम्पायर कैनॉट रिएक्ट टू दिस फॉरेन इन्वेजन्स। और मराठास को समझ में आ चुका था कि मुगल पावर जो है वो मतलब ये दो जन जो आ रहे हैं, नदीर शाह और अब्दाली, इनको रोक नहीं पाएंगे और इनके लिए रिएक्ट भी नहीं करेंगे कुछ, क्योंकि वो कहाँ से है? मुगल एम्पायर से ही है, राइट। तो वो लोग कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो
मुगल एम्पायर कैनॉट रिएक्ट टू दिस फॉरेन इन्वेशंस मतलब कैप्चरर्स, मतलब जो कैप्चर करने आ रहे हैं फॉरेन के लोग, एंड टूक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ गार्डिंग इंडिया। इसलिए मराठास ने खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया था किस चीज़ का, इंडिया को सेफ गार्ड करने का। ओके चलिए आगे देख लेते हैं। द मराठास फॉट अगेंस्ट अब्दाली, मराठास जो थे उन्होंने फॉट किया था, मतलब स्ट्रगल किया था किसके अगेंस्ट, अब्दाली एट पानीपत फॉर द सेम रीजन। और इसी रीजन की वजह से, मतलब जो ये आपको पता थे, ये जो मुगल एम्पायर है ये खुद स्ट्रगल नहीं करेंगे उनसे लड़ने के लिए, इसीलिए मराठास ने खुद ही पानीपत पे जो लड़ाई किया था वो इसी रीज़न की वजह से था। ओके मतलब क्या बताया गया है, किस वजह से था, मैंने आपको समझा दिया, राइट, समझ में आ गया होगा आपको। तो गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है फिर भी नहीं समझा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ओके इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, अभी देखिए आगे क्या बताया गया है। द डिसेंडेंट मतलब क्या होता है, डिसेंडेंट मतलब संतान, बच्चा, मतलब जो आगे का जो वारिस रहता है। डिसेंडेंट ऑफ मुगल्स मतलब मुगल्स लोग के जो वारिस थे, बहादुर शाह वॉज इनकेपेबल, मतलब उस वारिस का नाम क्या था, बहादुर शाह, और वो इनकेपेबल था ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है वो युद्ध करने के लिए इनकेपेबल था। ओके अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन, इस चीज़ को समझते हुए नाना साहेब पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एंड तात्या तोपे टुक अप द चार्ज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, और इन तीनों ने मतलब ये तीनों रिवॉल्यूशनरीज ने क्या किया था, चार्ज ले लिया था, मतलब वो खुद लड़ने गए थे फ्रीडम स्ट्रगल में, कौन से, 1857 वाले। ओके समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। इट्स इफेक्ट कुड बी सीन ऑन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन दिस स्ट्रगल, और उसके इफेक्ट्स आज भी हम लोग को समझ में आ गए होंगे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी था उस समय, आपको समझ में आ गया होगा, राइट, इस स्ट्रगल में हिंदू मुस्लिम का यूनिटी हो चुका था। अब आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। मौलवी अहमद अल्लाह, कुंवर सिंह, मुगल कमांडर भक्त खान, ये जो है ये पर्सनैलिटीज़ के नाम है गाइज। ओके बेगम हजरत महल लीड द रिवॉल्ट इन वेरियस रीजन, ये लोग ने रिवॉल्ट जो है अलग अलग जगहों पे लीड किया था। कौन कौन लोग थे, मौलवी अहमद खान, कुंवर सिंह, मुगल कमांडर थे, क्या नाम था उनका, भक्त खान जो नाम था उनका। आगे देख लेते हैं बेगम हजरत महल, ये उनका नेक्स्ट पर्सन थी, ये जो थी वो। ओके लीड द रिवॉल्ट इन वेरियस रीजन, इन्होंने भी रिवॉल्ट लीड किया था अलग अलग रीजन्स पे। द नेचर ऑफ रिवॉल्ट इन दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ये जो रिवॉल्ट का जो नेचर था, नेचर मतलब इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस था या फिर किस तरह से रिवॉल्ट हुआ था, कौन सा, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, वेस्ट बिहार, वॉज मोर फियर्स मतलब क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव, मतलब बहुत ही ज़्यादा भयंकर था। ओके समझ में आ गया गाइज आपको। चलिए आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। क्रशिंग ऑफ द स्ट्रगल, क्रशिंग मतलब स्ट्रगल को तोड़ देना। अब यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स ने जो है स्ट्रगल तोड़ दिया था, देख लेते हैं किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। आगे देखते हैं चलिए। द इंडियंस होल हार्टेडली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, इंडियंस जो थे उन्होंने पूरी हिम्मत से ब्रिटिश का सामना किया था। ओके अगेंस्ट द ब्रिटिश इंक्लूडिंग सोल्जर्स, किसने किसने सामना किया था इंडियन लोग में, सोल्जर्स जो थे, जमींदार जो थे, किंग जो थे, कमांडर्स जो थे और कॉमन पीपल, सब लोग ने अच्छे से एकदम होल हार्टेडली सामना किया था। द इंडियन सिपाहीज अटैक द फ्रीडम स्ट्रगल बिफोर द फिक्स्ड टाइम, और क्या बताया गया है, जो इंडियन सिपाहीज हुआ करते थे वो स्टार्ट कर देते थे फ्रीडम स्ट्रगल कभी, बिफोर द फिक्स टाइम, मतलब अभी देखिए स्ट्रगल स्टार्ट कर रहे हैं, युद्ध स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका कोई एक प्लानिंग होगा, राइट, लेकिन इंडियन सिपाहीज क्या किया करते थे, वो लोग टाइम से पहले ही, मतलब जो टाइम डिसाइड हुआ रहता था, स्ट्रैटेजी बनाई रहती थी, वो स्ट्रैटेजी से पहले ही वो लोग क्या करते थे, फ्रीडम स्ट्रगल जो है स्टार्ट कर दिया करते थे। ओके इनिशियली दे सक्सीड बट मिलिट्री स्ट्रेंथ, क्या बताया गया, वो सक्सीड हो जाते थे लेकिन मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में कुछ बताया गया है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई और हजरत बेगम महल, कुंवर सिंह, इन सब का पिक्चर्स दिखाया गया है। देख लिया आपने, देख लिया होगा, राइट। तो चलिए आगे एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ध्यान देते हैं, क्या बताया गया है, पेज नंबर 18। सो गाइज जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हमने क्या पढ़ा कि जो सोल्जर्स थे, सिपाहीज थे, वो लोग टाइम से पहले ही अटैक कर दिया करते थे, तो इसी वजह से क्या बताया, मिलिट्री पावर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश रूल वाज वास्ट, क्या बताया, मिलिट्री पावर और ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन रूल ज़रा बहुत बड़ा था, मतलब ओके इंडियन जो सोच नहीं सकते थे उससे भी बड़ा था। ओके आगे देख लेते हैं। द ब्रिटिश क्रश डाउन द स्ट्रगल बाय ऑल मीन्स, और ब्रिटिश ने क्या कर दिया, जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था उसको पूरी तरह से चारों दिशाओं से स्ट्रगल क्रश कर दिया था, मतलब तोड़ दिया था। द ब्रिटिश मेड क्विक रिकवरी एंड विद इन नेक्स्ट 6 मंथ रीगेन द लॉस्ट टेरिटरीज, ब्रिटिश ने जो है फटाफट रिकवरी कर दिया और
6 महीनों के अंदर अंदर जो भी टेरिटरीज उनसे लॉस्ट हो चुके थे, मतलब जो हार चुके थे, जैसे कि दिल्ली के बारे में हमने सुना था, दिल्ली पे मार्च कर दिया था इंडियन सिपाहीज ने, तो ऐसी बहुत सारी जगह थी जहाँ पे इनकी टेरिटरीज लॉस्ट हो चुकी थी, वहाँ पे उन्होंने फिर से रीगेंड कर लिया था। रीगेंड मतलब उनको वापस पा लिया था, ओके, क्योंकि ब्रिटिश के पास बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन पावर था, ब्रिटिश रूल बहुत ज़्यादा बड़ा था, राइट। आगे देख लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, अहमदुल्ला लेड देयर लाइव्स, और इसी स्ट्रगल में रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और अहमदुल्ला जो थे ये शहीद हो गए थे, ओके, फ्रीडम के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं, बहादुर शाह वॉज इम्प्रिजन्ड एट रंगून। बहादुर शाह जो थे वो इम्प्रिजन्ड हो गए थे। इम्प्रिजन्ड मतलब उनको कैदी बना लिया गया था। कहाँ पे? रंगून में। रंगून कहाँ पे है? एक सिटी है म्यांमार में, ओके, तो वहाँ पे उनको क्या कर दिया था? बंदी बना दिया गया था। रंगून आज गाइज म्यांमार का कैपिटल है, ओके, और ये लार्जेस्ट सिटी माना जाता है वहाँ पे। नाना साहेब एंड बेगम हजरत महल टुक शेल्टर इन नेपाल। जो नाना साहेब थे, बेगम हजरत महल जो थी, उन्होंने शेल्टर कहाँ पे लिया था? नेपाल में। तात्या तोपे फॉट फॉर नेक्स्ट 10 मंथ अगेंस्ट द ब्रिटिश। तात्या तोपे जो थे उन्होंने लड़ाई की फिर भी ब्रिटिश के साथ। कब तक? 10 महीनों तक ये लड़ते रहे थे, ओके, बट ड्यू टू बेट्रायल ही वॉज कॉट एंड हैंग टू डेथ। क्या बताया? बेट्रायल की वजह से। बेट्रायल मतलब धोखाधड़ी की वजह से, धोखाबाजी की उनके साथ, और इसी वजह से उनको भी फांसी पे चढ़ा दिया गया था। आगे देख लेते हैं, इन दिस वे बाय द एंड ऑफ 1858, इसी तरह से 1858 का जब एंड हुआ था, द ब्रिटिश रेस्टलेसली क्रश डाउन द स्ट्रगल। और ब्रिटिश ने क्या कर दिया था? रेस्टलेसली मतलब बहुत ही क्रूअली, निर्दयता जिसको बोला जाता है, मतलब बिना कुछ सोचे समझे वो क्रश जो है वो कर दिया था स्ट्रगल का। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देख लेते हैं, व्हेन दो द स्ट्रगल बिगेन विद द डिसकंटेंट अमॉन्ग द इंडियन सोल्जर्स। ये स्ट्रगल जो है क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि इंडियन सोल्जर्स के अंदर डिसकंटेंट हो गया था। डिसकंटेंट मतलब फ्रस्ट्रेशन हो गई थी बहुत ही ज़्यादा। बट ये सब मैंने क्या बताया? ये सब मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है गाइस, आप लोग देख लीजिएगा। बट लेटर द पीजेंट्स, आर्टिशियंस, कॉमन पीपल, ट्राइब्स केम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। फिर भी ये स्ट्रगल जो है बंद कर दिया गया था। फिर भी पीजेंट्स जो थे वो, और साथ ही साथ आर्टिशियंस कौन? मैंने आर्टिस्ट के बारे में बताया था, राइट। आर्टिस्ट लोग जो थे, कॉमन पीपल तो थे, ट्राइब्स मतलब जो लोकल रेसिडेंशियल लोग जो थे वो सब एक साथ आए थे, और उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट क्या कर दिया था? स्ट्रगल कर दिया था, राइट। हमने ये सब पढ़ा था। इन दिस रिबेलियन हिंदू मुस्लिम स्टूड अप विद अ ग्रेट फोर्स। इस रिबेलियन में हिंदू मुस्लिम जो थे वो ग्रेट फोर्स से, मतलब बहुत ही ज़्यादा यूनिटी से क्या हुए थे? एकजुट आके इस स्ट्रगल में साथ निभाया था, राइट। अगेंस्ट मतलब अगेंस्ट द सेम आर्मी, ओके। देख लेते हैं, द कॉमन एम वॉज, आगे देख लेते हैं पेज नंबर 19 पे क्या बताया गया है, देखते हैं। द कॉमन एम वॉज ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। देखिए हिंदू मुस्लिम दोनों जो थे उनका कॉमन एम मतलब सेम, ये मेन काम क्या था उनका? ब्रिटिश को इंडिया से बाहर निकाल देना, राइट। आगे देखते हैं, देयर वाज एन इंस्पिरेशन ऑफ गेनिंग इंडिपेंडेंस बिहाइंड दिस स्ट्रगल। और इस स्ट्रगल के पीछे एक इंस्पिरेशन था, किस चीज़ का? स्ट्रगल जो है इंडिपेंडेंस दिलाएगा हमें, राइट। एंड देयरफॉर दिस फ्रीडम स्ट्रगल गेन्ड ए नेशनल फॉर्म। और इसीलिए ये फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ था इसको एक नेशनल फॉर्म मिला था, ओके। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है, कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ द स्ट्रगल। अभी देखिए ये स्ट्रगल जो है फेल क्यों हुआ, इसके भी कुछ कॉजेज थे, इसके भी कुछ रीजंस थे, तो देख लेते हैं। द स्ट्रगल ऑफ 1857 बिकेम अनसक्सेसफुल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। यहाँ पे कुछ रीजंस दिए गए हैं, इन्हीं की वजह से ये जो स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट जो होके फिर क्या हुआ? फेल हो गया। तो ये रीजंस कौन से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ गाइस, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वन जो है, द स्ट्रगल वॉज नॉट कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब कंप्लीट, स्ट्रगल जो था वो पूरा कंप्लीट नहीं था। क्यों? मैं एक्सप्लेन करता हूँ गाइस, ध्यान दीजिए। द स्ट्रगल डिड नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली ऑल ओवर इंडिया। क्या बताया गया है? स्ट्रगल जो था वो पूरी तरह से इंडिया में फैला नहीं था, मतलब हर जगह में इंडिया पे नहीं हुआ था। इट इंटेंसिटी वॉज मोर सीवियर इन नॉर्थ इंडिया। उसका जो इंटेंसिटी था, इंटेंसिटी मतलब जो भी पावर था स्ट्रगल का वो सीवियर था। सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा था। कहाँ पे बहुत ज़्यादा था? नॉर्थ इंडिया में। बट राजपूतानास, जो राजपूतानास थे, पंजाबी पीपल जो थे पंजाब में, सम पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया रिमेन्ड अलूफ। अलूफ मतलब वो साथ नहीं निभाए उनका, ओके, मतलब जो स्ट्रगल कर रहे थे उनका साथ नहीं दिया, वो क्या हो गए? दूर रहे, ओके। अलूफ मतलब नॉट फ्रेंडली, मतलब उन्होंने साथ निभाया नहीं, ओके। कौन से लोग थे? राजपूतानास थे, पंजाबी पीपल्स थे, और कुछ लोग बंगाल के जो थे नॉर्थ वेस्ट साइड के वो अलूफ थे, रिमेंड अलूफ, ओके। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देख लेते हैं। लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। सेंट्रल लीडरशिप मतलब क्या? देयर वॉज नो कॉमन एक्सेप्टेड लीडर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। एक कॉमन लीडर, अभी देखिए पूरी तरह से इंडिया में स्ट्रगल हो रहा था, रिवॉल्ट हो रहा था, राइट। तो जो लीडर है वो भी एक होना ज़रूरी है, ताकि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे या फिर जो भी चेंजेस होंगे वो एक पर्सन बोलेगा, और जितनी पूरे लोग जो है स्ट्रगलर्स है ये लोग सब उनको फॉलो करेंगे, राइट। लेकिन ये चीज़ हुआ था क्या? नहीं, क्योंकि एक एक्सेप्टेड लीडर नहीं था। बट
क्या बताया गया, ड्यू टू दिस देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी इन द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश, और इसी वजह से उनके अंदर क्या नहीं थी, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी, मतलब कुछ लोग कुछ और कर रहे हैं तो अदर पार्ट के लोग कुछ और कर रहे हैं, राइट। यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, कंसिस्टेंसी नहीं थी उस स्ट्रगल में। ओके, ये समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द फेड्यूटरी प्रिंसेस रिमेंड अलूफ। फेड्यूटरी मतलब क्या होता है, पावरफुल रूलर्स जो रहते हैं, पावरफुल रूलर्स जो थे, प्रिंसेस थे, वो लोग भी अलूफ रहे। अलूफ मतलब उन्होंने भी साथ निभाया नहीं। ओके, आगे देख लेते हैं। एज द कॉमन पीपल सफर ड्यू टू ब्रिटिश रूल, इसी वजह से क्या हुआ था, कॉमन पीपल को क्या होना पड़ा था, सफर करना पड़ा था। सिमिलरली द प्रिंस वेर ऑल्सो सफरिंग। देखिए कॉमन पीपल ही नहीं, प्रिंस भी जो है वो सफर कर रहे थे, बट एक्सेप्ट अ फ्यू अदर रिमेंड फेथफुल टू द ब्रिटिश। लेकिन कुछ लोग जो है वो ब्रिटिश के है ही मतलब साथ जुड़ गए, क्योंकि उनको स्ट्रगल झेलना नहीं था, मतलब उनको जो है प्रॉब्लम फेस करना नहीं था, राइट। लेकिन वो क्या हो गए, फिर वो फेथफुल रहे, किसके लिए, ब्रिटिश के लिए ही, मतलब वो ब्रिटिश के लिए ही काम करना चालू हो गए। ओके, उन्होंने गुलामी मान ली थी। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। लैक ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स। टैक्टिक्स मतलब क्या होता है, स्ट्रैटर्जीज, मतलब मिलिट्री टैक्टिक्स का भी कमी था इंडियन लोगों में। जैसे कि देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। इंडियन सोल्जर्स वे ब्रेव बट डिड नॉट यूज टैक्टिक्स। इंडियन सोल्जर्स जो थे वो क्या थे, ब्रेव थे, मतलब उनके पास हिम्मत बहुत थी, लेकिन उनके पास टैक्टिक्स नहीं थी, स्ट्रैटेजी नहीं थी, क्योंकि कोई अच्छा लीडर था ही नहीं जो उनको लीड कर सके, राइट। दे कैप्चर्ड दिल्ली बट कुड नॉट रिटेन इट। क्या बताया, उन्होंने दिल्ली पे कैप्चर कर लिया था, ये हमने पढ़ लिया था, राइट, फर्स्ट वीडियो में, लेकिन उसको जमाए नहीं रख पाए, मतलब दिल्ली पे अपना कंट्रोल जो है रख नहीं पाए। ओके, जैसे कि फिर से वहाँ पे ब्रिटिश लोग ने कब्जा जमा लिया था। आगे देख लेते हैं। सिमिलरली द इंडियन रिबेल्स हैड लिमिटेड आर्म्स सप्लाइड। क्या बताया गया है, इंडियन रेबल्स जो थे, मतलब जो रिवॉल्ट लाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब जो रिवॉल्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनके पास लिमिटेड आर्म सप्लाई था। आर्म सप्लाई मतलब कुछ गन्स वगैरह, मतलब एम्यूनेशंस जिसको बोला जाता है, वो था नहीं उनके पास, कम ही था। द ब्रिटिश हैड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। ब्रिटिश के पास इसके अलावा कंपेयर कर लिए अगर ब्रिटिश को और इंडियन को, तो ब्रिटिश के बाद इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छा था, डिसिप्लिन्ड आर्मी था, इनफ स्टॉक ऑफ लेटेस्ट आर्म्स एंड एक्सपीरियंस आर्मी जनरल। बहुत अच्छा स्टॉक था, किस चीज़ का, आर्म्स का, आर्म्स का मतलब हथियारों का, एंड एक्सपीरियंस्ड मैनी जनरल, और बहुत सारे आर्मी जनरल्स थे, एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस जनरल थे आर्मी वाले। सिंस ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वॉज इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश, और आपको पता ही है ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जो था वो भी ब्रिटिश के हाथ में ही था, तो वो आराम से सप्लाई लेन देन कर सकते थे, किस चीज़ की, हथियारों की। देयर मूवमेंट वॉज स्विफ्ट। स्विफ्ट मतलब क्या हो गया, क्विक, रैपिड, मतलब उनका रैपिड मूवमेंट था एकदम, कुछ होता है तो वो फटाक से मूवमेंट कर सकते हैं अपने को बचाने के लिए। ड्यू टू दिस द इंडियन सिपाही कुड नॉट सक्सीड, और इन्हीं रीजंस की वजह से इंडियन सिपाही जो थे वो सक्सीड नहीं हो पाए, मतलब आगे सक्सेसफुल हो ही नहीं पाए ये रिवॉल्ट में। वॉर आर फॉट ओनली ऑन बेस्ड ऑन ब्रेवरी। वॉर जो भी हुआ था वो ब्रेवरी के बेसिस पे हुआ था, बट ऑल्सो थ्रू मिलिट्री स्ट्रैटेजीज। देखिए कोई भी वॉर लड़ा जाता है तो ब्रेवरी तो चाहिए ही, मतलब हिम्मत तो चाहिए, लेकिन मिलिट्री स्ट्रैटेजीज मतलब दिमाग लगाना, पहले प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। लेकिन वो इंडियंस लोग ने नहीं किया था, क्योंकि उनके पास उन चीज़ों की, मतलब जो चीज़ें चाहिए रहती है वो थी नहीं। ओके, वो लैक कर रहे थे उन चीज़ों से। चलिए आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट पे आगे। इंटरनेशनल सिचुएशन फेवरेबल फॉर ब्रिटिशर्स। अभी देखिए ये तो चीज़ें इंडिया के अंदर की बात हो गई, राइट, लेकिन इंटरनेशनली भी जो चीज़ें जो थी वो किस तरह से ब्रिटिश के साथ ही थी, देख लेते हैं। द क्रेमिनियन वॉर विथ रशिया वॉज जस्ट ओवर। क्रेमिनियन वॉर जो था वो जस्ट खत्म ही हुआ था उसी टाइम पे। क्रेमिनियन वॉर मतलब एक वॉर हुआ था, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, ओके, रशिया के साथ और अदर कंट्रीज के साथ, मतलब यूएसए वगैरह ये अदर लीडिंग कंट्रीज थे उनके साथ। द ब्रिटिश वॉन द वॉर, और इसमें कौन जीत गया था, ब्रिटिश जीत गए थे। दे हैड ट्रेड रिलेशन विथ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और ब्रिटिश का ट्रेड रिलेशन था ही पहले से डिफरेंट कंट्रीज जो थे वर्ल्ड में उनके साथ। द नेवल स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश वॉज वास्ट। नेवल स्ट्रेंथ मतलब जो नेवी वाला फोर्स जो था वो कैसा था ब्रिटिश का, वास्ट, मतलब वो भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग था। वेर एज द इंडियन रेबल्स वेर आइसोलेटेड, और उसी जगह पे अगर हम लोग इंडिया को कंपेयर करें तो वहाँ के जो रिवोल्यूशनरीज जो थे वो आइसोलेटेड थे। आइसोलेटेड मतलब इन सब चीज़ों से बहुत ही दूर थे, फार अवे थे, क्योंकि उनके पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ थी ही नहीं। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देख लेते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल एंड ऑफ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कॉन्सिक्वेंसेज में एक बात अच्छी हुई कि क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो एंड पे आ चुका था, खत्म हो चुका था। देख लेते हैं किस तरह से। ड्यू टू द कंपनी रूल देयर वाज ग्रोइंग डिससैटिस्फैक्शन अमंग द लीडर्स एंड द ब्रिटिश रूल हैड टू फेस द स्ट्रगल ऑफ 1857। देखिए कंपनी के रूल के हिसाब से ही
उनकी वजह से ही डिससेटिस्फेक्शन हुआ था इंडिया के बीच में, इंडियंस के बीच में और ब्रिटिश रूलर के बीच में, ब्रिटिश रूल के बीच में, राइट। इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को ये स्ट्रगल झेलना पड़ा था 1857 का, राइट, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे कंपनी ने, ओके। इसी वजह से इट फोर्स द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू एंड द रूल ऑफ द कंपनी। इसी वजह से क्या हो गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो था वो ये जो रूल्स थे, मतलब ये जो रूल था किसके ऊपर, इंडियंस लोग के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो खत्म करना पड़ा। पार्लियामेंट ने ये ऑर्डर दे दिया। एंड इंस्टेड क्या बताया गया देख लेते हैं हम लोग। एंड इंस्टेड टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग ओवर द पीपल, और उसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया किस चीज़ का, रूलिंग ओवर द पीपल, पीपल के ऊपर रूलिंग करना, ऑफ द पीपल इंडियन थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और किस तरह से रूलिंग कर दिया उन्होंने, किससे, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था उससे क्या ले लिया, परमिशन ले लिया 1858 में, और इंडिया के पीपल के ऊपर, इंडिया के ऊपर रूलिंग जो था वो स्टार्ट कर दिया। द गवर्नर जनरल वॉज नाउ डिसिग्नेटेड एज द विसरॉय ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल जो था वो डेसिग्नेट करवाया गया, अपॉइंटेड करवाया गया, क्या चीज़ में अपॉइंट किया उसको, किस चीज़ में अपॉइंट किया, विसरॉय ऑफ इंडिया, मतलब उसको विसरॉय बना दिया सीधा इंडिया का। विसरॉय मतलब एक पर्सन रहता है जो रन करता है कंट्री को, किसके लिए, किसी के बिहाफ के लिए, मतलब किसी तो पर्सन के लिए। तो ये कहाँ पे किसके लिए ये कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था इंडिया को, ये ब्रिटिशर्स के लिए कंट्रोल कर रहा था इंडिया को, ओके। आगे देख लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग हैपन टू बी द लेटेस्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट विसरॉय ऑफ इंडिया। जो लॉर्ड कैनिंग थे वो लेटेस्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट विसरॉय थे इंडिया के, ओके। विसरॉय जो थे वो इंडिया के थे, ओके। तो मतलब जो लॉर्ड कैनिंग थे वो थे, ओके। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ गाइस, ध्यान दीजिए। सो गाइज यू कैन सी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है लॉर्ड कैनिंग, जो फर्स्ट विसरॉय जो थे वो इंडिया के थे, ये थे वो, हाँ, ओके। इनका नाम है लॉर्ड कैनिंग, ओके। और ये लास्ट गवर्नर जनरल भी थे, ओके, और फर्स्ट विसरॉय थे इंडिया के। समझ में आ गया आपको? चलिए आ जाते हैं आगे एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। क्या दिया गया है देख लेते हैं, चलिए गाइज। अ न्यू पोस्ट कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज क्रिएटेड इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ इंडिया। क्या बताया गया, एक नया पोस्ट बनाया गया था, क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, जो क्रिएट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, किस लिए, ताकि इंडिया के अफेयर्स जो भी होते हैं, मतलब इंडिया के जो भी लेन देन होता है या फिर इंडिया के अंदर जो भी काम काज बाकी है या फिर कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए, ओके। इंडिया की मतलब फंक्शनिंग के ऊपर ध्यान रखने के लिए हम लोग बोल सकते हैं, ओके। तो आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। क्वींस प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन मतलब क्या होता है, ऑर्डर, मतलब क्वीन का ऑर्डर क्या था उस समय। क्वीन कौन थी, क्वीन विक्टोरिया थी, आपको पता ही होगा, राइट। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड इशूड अ डिक्लेरेशन एड्रेसिंग द पीपल ऑफ इंडिया। क्वीन विक्टोरिया जो थी इंग्लैंड की, इन्होंने एक डिक्लेरेशन मतलब डिक्लेरेशन किया, किस चीज़ के, एड्रेसिंग द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन पीपल के लिए। ऑल इंडियंस आर प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब ऑल इंडियंस जो है वो अवर प्रोजेनी है, प्रोजेनी मतलब फैमिली, मतलब जितने इंडियंस है वो हमारी फैमिली है। क्वीन विक्टोरिया ऐसा बोली। henceforth they will not be discriminated on basis of race, religion, caste और birth place। आगे से उनको कभी भी डिस्क्रिमिनेट मतलब उनमें कभी भी जाति भेदभाव या फिर कोई भी चीज़ का भेदभाव नहीं होगा। किस बेसिस पे, रेस की बेसिस पे, मतलब कलर के बेसिस पे, रिलीजन की बेसिस पे, कास्ट की बेसिस पे या फिर बर्थ प्लेस की बेसिस पे। आगे देख लेते हैं। गवर्नमेंट सर्विस विल बी गिवन ऑन मेरिट। गवर्नमेंट सर्विस भी दी जाएंगी, अगर एक पर्सन, इंडियन पर्सन ही है पकड़ लो, और वो अगर एक्सीलेंट है, मतलब वो डिजर्व करता है, तो उसको गवर्नमेंट सर्विसेज भी दी जाएंगी। देयर विल बी नो इंटरफेरेंस इन रिलीजियस अफेयर। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उनके रिलीजियस अफेयर में इंटरफेरेंस किया था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्वीन ने जो थी विक्टोरिया, इन्होंने पूरी तरह से इस चीज़ को बैन कर दिया था, मतलब पूरी तरह से अपोज कर दिया था कि उनके रिलीजियस अफेयर में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। इट वॉज मेड क्लियर दैट द ब्रिटिश क्राउन विल ऑनर ऑल ट्रेटीज एंड एग्रीमेंट मेड बाय द कंपनी। क्या बताया गया, ये क्वीन विक्टोरिया का क्या था, एक ऑर्डर था, और पूरा बोला गया था कि ये जो ऑनर है, मतलब ये ब्रिटिश क्राउन जो है ये ऑनर है, और ये ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट जो भी बनाए गए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट मतलब जो भी सेटलमेंट्स या फिर जो भी एग्रीमेंट बनाए गए हैं क्वीन विक्टोरिया ने, ये ट्रूली फॉलो अप होंगे एंड बाय द कंपनी विद द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। और साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट के जो भी रूलर्स थे उनके साथ जो भी एग्रीमेंट या फिर जो भी ट्रीटीज़ किया गया था वो भी क्या होगा, फॉलो होगा और उसी तरह से रहा जाएगा। एंड नो प्रिंसली स्टेट विल बी एनेक्स हैंसफोर्थ। एनेक्स मतलब मैंने आपको बताया था टेक ओवर, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता था,
कि कोई भी प्रिंसली स्टेट हुआ था उसको अपने कब्जे में ले लेता था, मतलब उस पर राज चला देता था अपना। तो क्वीन विक्टोरिया ने ये भी एक आश्वासन दिया था कि आगे से कोई भी प्रिंसली स्टेट जो होगा वो एनेक्स नहीं किया जाएगा, मतलब उसके ऊपर राज नहीं किया जाएगा। वो जो पर्सन है वहाँ का, जो स्टेट का जो पर्सन है, प्रिंस है, ये अपना काम कर सकता है। राइट गाइस, मैं आपको प्रिंसली स्टेट के ऊपर ये सब चीज़ें जो थी और साथ ही साथ इंडियंस को जो है उनकी पूरी हक दिलाने के लिए क्वीन विक्टोरिया ने जो काम किया था, इसीलिए मैं आपको उनका पिक्चर दिखा देता हूँ गाइस, ध्यान दीजिए। सो गाइस देख सकते हो आप लोग, ये है क्वीन विक्टोरिया। ओके, इन्होंने ही कहा गया था, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था, डिक्लेरेशन कर दिया था कि इंडियंस जो है हमारे फैमिली जैसे है और साथ ही साथ उनको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हर एक को जॉब दिया जाएगा अगर वो डिजर्व करता है तो, उनके इंटरफेरेंस नहीं होगा किस चीज़ में, रिलीजियस अफेयर में। राइट, उसी तरह से जो भी प्रिंसली स्टेट है उन सबको भी टेक ओवर नहीं किया जाया था। ओके, तो ये सब किसने बताया था, ये सब इन्होंने ही डिक्लेरेशन कर दिया था, ये क्वीन विक्टोरिया है। ओके, चलिए आ जाते हैं आगे एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। सो गाइस देख सकते हो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चेंज इन कंपोजिशन ऑफ आर्मी। कंपोजिशन मतलब स्ट्रक्चर, किस तरह से आर्मी का स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ था। द प्रपोर्शन ऑफ ब्रिटिश सोल्जर वॉज इंक्रीज इन द आर्मी। क्या बताया, ब्रिटिश सोल्जर्स का जो भी प्रपोर्शन था, ब्रिटिश सोल्जर्स ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करवाए गए थे आर्मी में। ओके, आगे देख लेते हैं। इंग्लिश ऑफिसर्स वे प्लेस्ड एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और इंग्लिश ऑफिसर जो भी थे उनको स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, मतलब खास जगहों पे ही उनको भेज दिया गया था और उनको वहीं पे रखा गया था। आर्टिलरीज वेर केप्ट एक्सक्लूसिवली द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। जो भी आर्टिलरीज थे, आर्टिलरीज मतलब क्या होता है, जहाँ पे बड़े बड़े वेपन्स रखे जाते हैं। ओके, उनको आर्टिलरीज बोला जाता है। तो जो भी आर्टिलरीज थे, बड़े बड़े वेपन्स थे, वो सब ब्रिटिश आर्मी के हैंड में ही दे दिए गए थे। ओके, ब्रिटिश आर्मी को ही हैंड ओवर कर दिए गए थे। देयर वॉज डिवीजन ऑफ मिलिट्री ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अभी उनकी मिलिट्री के अंदर भी उन्होंने डिवीजन कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। ओके, आगे देख लेते हैं पेज नंबर 20 पे। गाइस ध्यान दीजिएगा। सो गाइस क्या दिया गया है देख सकते हैं हम लोग, प्रॉपर केयर वाज टेकन टू अवॉइड इंडियंस टू यूनाइट एंड रिबिल अगेन अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये भी ध्यान में रखा गया था कि इंडियंस जो है फिर से यूनाइट ना हो। राइट, अगर इंडिया यूनाइट हो गया तो ब्रिटिश का राज जो है यहाँ से चला जाएगा, इसलिए इसका भी ध्यान रखा गया था कि ब्रिटिश जो इंडियंस जो है वो फिर से यूनाइट ना हो और वो रिबिल ना करे। रिबिल मतलब विद्रोह ना करे ब्रिटिश के अगेंस्ट। ओके, तो आगे देख लेते हैं चेंज इन पॉलिसी। अब पॉलिसी में भी किस तरह चेंज हुआ था वो देख लेते हैं। चलिए, द ब्रिटिश एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द सोशल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ इंडियंस। ब्रिटिश ने भी इस चीज़ का एक्सपेक्टेशन कर लिया कि हम भी एक्सपेक्ट कर लिया इस चीज़ को कि हम भी सोशली और रिलीजियसली हम लोग इंडियंस के अंदर इंटरफेयर करेंगे ही नहीं। दे ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग केयर दैट द इंडियन सोसाइटी विल नॉट बी यूनाइटेड ऑन सोशल ग्राउंड्स। क्या बताया गया, उन्होंने ये भी चीज़ का ध्यान रखा कि इंडियंस जो है वो एकजुट ना हो जाए, फिर से वो फिर से यूनाइट ना हो जाए सोशल ग्राउंड्स पे, मतलब सोशली अगर वो लोग स्ट्रांग हो गए तो फिर से वो लोग क्या कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। इसीलिए दे सॉ टू इट दैट देयर विल बी कंसिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट। उन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा ब्रिटिशर्स ने कि हमेशा इंडियंस लोग में एक चीज़ पे झगड़ा होते ही रहे, वो क्या है, कास्ट। मतलब आपको पता ही है जो आज भी चलते आ रहा है, जाति पात पे भेदभाव और उसी पे झगड़ा होता रहता है। राइट, रिलीजन, रेस, टेरिटरी एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के ऊपर क्या बताया गया कि इन सब चीज़ों के ऊपर इंडियंस और लोगों का झगड़ा होता ही रहे। दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ पॉल्यूटिंग द माइंड्स ऑफ द इंडियंस बाय फॉलोइंग द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। क्या बताया गया, उन्होंने एक चीज़ का पॉलिसी ले लिया कि हम लोग इंडियंस के जो माइंडसेट है वहाँ पे उसमें डाल देंगे डिवाइड एंड रूल, मतलब इंडियंस के माइंड में हमेशा हर एक चीज़ के लिए जाति भेदभाव, ये सब डिस्क्रिमिनेशन चीज़ें जो है ये सब भर देंगे, और उन्होंने चालू कर दिया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ये पता होगा आपको बहुत ही अच्छी तरह से। राइट, आगे देख लेते हैं। ड्यू टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 द इंडियन फेल टू ऑफ गिविंग अ अनटाइड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ये स्ट्रगल जो हुआ था 1857 का, इंडियंस लोग ने एक ही बहुत ही यूनाइटेड फाइट दिया था। किसको दिया था, ब्रिटिश रूल के खिलाफ। द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 बिकेम एन इंस्पिरेशन ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। और फ्रीडम स्ट्रगल जो था 1857 का, ये एक इंस्पिरेशन बना किस चीज़ के लिए, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के लिए। मतलब इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में इस चीज़ का भी जिक्र होना ज़रूरी है। ओके, समझ में आ गया आपको गाइस। तो गाइस जैसे कि करके 2 वीडियोस बना लिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 का वीडियो जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका शेयर कर दिया है। तो गाइस अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा और आपको एक्सप्लेनेशन में कुछ समझा नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।